चलिए भाई, यहां तक हमारी बातें हो गई थी। एक बार ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ में। पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये तो रिजल्ट हमारे पास है। दूसरा, उसका रीजन भी हमने दिया है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तैयार है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस के लिए या एआर के लिए? ये स्टेटमेंट या फिर अगर अपन बात करें एआर के लिए पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि बात एनसीईआरटी की है और बिल्कुल ऑथेंटिक भी है, होममेड बनाने की जरूरत नहीं है। आता रहा है क्वेश्चन, आता रहेगा। बाकी मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर वापस से रिकॉल करवाए हैं आईओसी के। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट यानी कि मोर वोलेटाइल देन पैरानाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से वही रीजन है, बॉइलिंग पॉइंट आपका पैरा वाले का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो ये तो आप आईओसी में भी बातें कर चुके हैं रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये अपना सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन टेक्निक का है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, रीजन बीइंग दे हैव डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपके कंपाउंड्स में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो आप उनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। मॉड्यूल और ईएलपी सॉल्व करना आप शुरू कर देंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है, ऐसे सोचकर कि क्या पता यही क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाए। समय बहुत ज्यादा बचा नहीं है हमारे पास। अपने जो वीकली टारगेट, डेली टारगेट आप लेते हो वो एनी हाउ कंप्लीट कीजिए। अब बचा हुआ बैकलॉग अगले साल क्लियर होगा, ये क्लियर है भाई? अब नहीं तो कभी नहीं। जब जागो तब सवेरा वाली कहानी अब नहीं चलेगी। पर्टिकुलरली वो बच्चे जिनका दूसरा तीसरा ड्रॉप है वो जानते हैं इस कहानी को। पहले वाले को मेरी बात शायद समझ में नहीं आए कि ऐसे कह रहा होगा। अपन अप्रैल में भी खत्म कर लेंगे तो एक महीने में अपन सुलटा देंगे, अपन ये कर देंगे, अपन वो कर देंगे। लेकिन जो 3-4 बार सुलट चुके हैं वो शायद मेरी बात को समझते हैं। ये तो सच्चाई है ना। अगर कहने से सारी बातें समझ में आ जाती तो लोग असफल क्यों होते? कुछ चीजें तो ठोकर खाने के बाद ही समझ में आती हैं। आगे बढ़ सकते हैं। वाह वाह से तो अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे। वाह वाह कर रहे हो, मैं अच्छा रिस्पांस दिया है आप लोगों ने कि इस फील्ड से दूसरे फील्ड में ज्यादा स्कोप है। सारे पॉइंट एक बार आप नोट डाउन करेंगे और आज एनसीईआरटी की और कुछ बेहतरीन बातें आप लोगों के बीच में लाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ के। अल्कोहल में हमने कर दिया है, फिनॉल का हमने कर दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का भी हम कर देंगे। तो एनसीईआरटी ऑटोमेटिकली आपकी कवर्ड होती चल रही है। सुलटा दिया है क्या? उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया गया है आईओसी के अंदर। बॉइलिंग पॉइंट संबंधित इंटर वर्सेस इंट्रा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं, क्लियर, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। इंट्रा में मॉलिक्यूल विद इन खुद से उलझा रहता है। सुलटा दिया है। अब सुलटा दिया है क्या? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है? पैरानाइट्रोफिनॉल। अगर टाइम पर याद नहीं आया तो सारी एक्सप्लेनेशन धरी की
डरी रह जाएगी। हमेशा ध्यान रखिए केमिस्ट्री के अंदर कुछ जगह इंपॉर्टेंट होते हैं रिजल्ट्स, एक्सप्लेनेशन असर्शन रीजन में पूछी जाती है या स्टेटमेंट में, लेकिन रिजल्ट केमिस्ट्री में लगभग हर जगह काम आते हैं। अब आगे बढ़ सकता हूं। ये वाला पॉइंट भी आपने अगर पहले कभी पढ़ा है तो क्लियर हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होता है तो आप उनको डिस्टिलेशन टेक्निक से सेपरेट कर सकते हैं। डिस्टिलेशन टेक्निक आपकी तभी काम करती है जब देयर इज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। अब आगे बढ़ सकता हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन को पहले आप यहां पर सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर देंगे। देखिए आप ऐसे नहीं रटोगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ का एक सीरीज आपने रट लिया है, वो बहुत काम का नहीं है। एग्जामिनर पैटर्न बदल रहा है कि बच्चे को कितनी क्लैरिटी है। अगर अपन बात करें यहां पर मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताओ, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है, इसमें भी मोस्ट एसिडिक ये है, बिल्कुल सही। आप कैसे भी चेक करो, इसका कॉन्जुगेट बेस बना लो, कुछ नहीं है तो आखिरी हथियार है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। आप जानते हैं ये कॉन्जुगेट बेस आपका किसी भी तरीके से स्टेबलाइज नहीं है, बल्कि उल्टा इस एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट इसे क्या करेगा, डिस्टेबलाइज। और अगर दोस्तों हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं तो आप जानते हैं कि इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दोनों तरीके से स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है और दूसरा आपके फिनाइल ग्रुप का कैसा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, दोनों तरीके से स्टेबलाइज्ड है एज कंपेयर टू दिस। तो बताइए दोनों में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर आपको कभी कंपैरिजन करना भी पड़ जाए अल्कोहल्स में और आपके फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, आपका फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, यानी कि सेकेंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। यानी कि आप बाजू में लिखते हुए चलेंगे कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम बात करना चाहें तो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनॉल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एल्कोहल्स। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, पहले इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए, व्हाट शुड बी द आंसर। सारे फिनॉल दिए हुए, सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, फिनॉल। आप बताइए इसे हम बोलते हैं ऑर्थोक्रिशोल, इसको मेटाक्रिशोल और इसको पैराक्रिशोल। मैंने बोला था कॉमन नेमिंग बार बार आती रहेगी, दिमाग में सेट हो जाएगी। बताइए इसका कैसा इफेक्ट है, प्लस एच। प्लस एच एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा या घटाएगा, कैसे घटाएगा, कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करके। आप देखिए ना, हम तो इस ग्रुप का इफेक्ट इसके ऊपर देख रहे हैं और कॉन्जुगेट बेस एक एनायन है और एनायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिस्टेबलाइज करते हैं। क्लियर। चलिए यहां से बताइए कैसा इफेक्ट लगा पाएगा ये, प्लस आई और यहां से फिर से प्लस एच। आप बताओ, यहां भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यहां भी डोनेटिंग है, यहां भी डोनेटिंग है। क्लियर है, मिथाइल के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, चाहे मिथाइल कहीं भी आया हो, ऑर्थो मेटा या पैरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आप बताइए किसकी रहेगी, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट की। उसके बाद बताइए किसकी रहेगी, किसकी रहेगी, थर्ड, क्योंकि इनमें प्लस एच लग रहा है और इसमें प्लस आई, तो फिर आपके सामने आ जाएगा थर्ड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए प्लस एच क्या हो गया है, कॉमन, पक्का, जी हाँ। यहां पर प्लस आई और लग रहा है तो आप जानते हैं इससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होने वाली है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई से भी है, तो फिर आपका आ जाएगा फोर्थ। हालांकि फोर्थ में और आपके जो दिया हुआ है सेकंड, एनसीईआरटी ने डेटा में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया है, दोनों की पी के ए वैल्यू क्या दी हुई है, सेम, कि आपका ऑर्थोक्रिशोल एंड पैराक्रिशोल ऑलमोस्ट सेम एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करना ही पड़ जाए दोस्त तो फिर हमें यही ऑर्डर चलना पड़ेगा। हालांकि हमने भी ग्रेटर एंड इक्वल का साइन लगाया है कि कभी इक्वल भी कर दे तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको पीके याद करने की जरूरत नहीं है, आप नहीं कर पाओगे याद, लेकिन वो ऑप्शन ही ऐसे सेट करेगा कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जल्दी से सुलटाएंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
सुलटा दिया दोस्तों। अब तो सुलटा दिया होगा। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारे सामने है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको मिलेगा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो वो चैप्टर अपने कुछ कवर हो रहे, वहां पर फिर हम ये बातें नहीं करेंगे, लेकिन जब हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। जो एनसीईआरटी में वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे पहले पढ़ाया है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ चुके हो। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें, हम फॉर्मिक एसिड के साथ बात करते हैं। किसके साथ बात करते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमें बनाना है। तो आप बताओ इसके पास तो हाइड्रोजन ही कितने हैं? कहा दो है भाई, कैसी बातें कर रहे हो? एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है, एक हाइड्रोजन हमारे पास ये है। पहले ये डिसीजन तो लो, कौन सा हाइड्रोजन हटाओगे? सर मोर एन से अटैच्ड। तो दोस्त ये sp2 कार्बन है, और अगर आप कितना भी गलत मानोगे तो आप इसको sp3 ऑक्सीजन बोलोगे, हालांकि वो sp3 है नहीं, लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, लेकिन कितना भी गलत मानोगे तो sp3 मानोगे, और sp3 ऑक्सीजन sp2 कार्बन का तो n में पापा होता है। तो ये तो क्लियर है कि यही हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्लियर? तो मैंने इसका H+ हटाया और कॉन्जुगेट बेस बना दिया है। H+ हटाया और कॉन्जुगेट बेस बनाया। सिमिलरली मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है जिसका नेचर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इसका भी H+ हटाया और कॉन्जुगेट बेस बना दिया है। अगर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो आप जानते हैं H+ हटाया और कॉन्जुगेट बेस बना दिया है। अब जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा। दोस्त इधर ध्यान दो, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हो ना, तो रेजोनेंस आपको आंसर नहीं कर सकता, कारण हर कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस है। जैसे अगर आप बोलो सर यहां पर तो रेजोनेंस करेगा, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, मोरियन से मोरियन पर जा रहा है, दो इक्विवेलेंट आरएस बन रही। सारी बातें आपके सत्य हैं, सारी बातें आपकी, लेकिन वो तो इसमें भी है ना दोस्त, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, इसमें भी वही कहानी है, उसमें भी वही कहानी है। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, सभी में है। यानी कि अगर हम गौर फरमाए चीजों पर, तो हम बहुत क्लियरली ये कह सकते हैं कि सर इस पार्ट को आप इग्नोर ही करो, क्योंकि ये फिनोमिना तो सभी में ही कॉमन है। आप रेजोनेंस से यहां नहीं समझा सकते, क्योंकि तीनों ही कॉन्जुगेट बेस में रेजोनेंस है और बराबर है, कहीं कोई डिफरेंस। आप तो ये बात करो इसको छोड़ के जो ग्रुप है उसका क्या फर्क पड़ रहा है इसको स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पर। जैसे यहां पर जो लगाया हुआ ग्रुप है वो कौन है? हाइड्रोजन, जिसका इफेक्ट होता है नील बटे सन्नाटा। हम सब ने माना है द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 0, अज्यूम कर लिया है, कोई डोनेटिंग विड्रॉइंग नेचर नहीं है। लेकिन यहां पर आप ही कह रहे हो कि ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इट विल ट्राई टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स एंड विल स्टेबलाइज द एनायन। क्लियर? यहां नील बटे सन्नाटा, ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी उससे क्या हो गई? ज्यादा। अब यहां आप खुद ही कह रहे हैं कि जो ग्रुप जी है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन, सो विल डिस्टेबलाइज द कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। या तो अब आप हर क्वेश्चन में कॉन्जुगेट बेस बनाएं और टाइम वेस्ट करें वहां पर। क्लियर? या फिर आपको मालूम है कि भाई ये वाला पार्ट तो सभी में ही क्या है? सेम है। यही तो एक स्मार्ट बच्चे की खास बात होती है, उसको अप्रोच करना आता है क्वेश्चन को, गधे की तरह अप्रोच नहीं करता कि मास्टर बना दिया स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, इनकी भी बना बना के चेक कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है भाई, कोई फायदा। ये सभी में रेजोनेंस वाला फंडा तो सेम है, समझ में आ गया है। अब यहीं से पता चल रहा है कि ये ग्रुप कैसा है आपका? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा, अगर डोनेटिंग है तो इसके कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप घटाएंगे। बिना कॉन्जुगेट बेस के हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर सारे ही क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर? तो ये आपके सामने एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। किसके कंपैरिजन में? आपके फॉर्मिक एसिड, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में यहां पर हाइड्रोजन है जिसका इंडक्टिव इफेक्ट है नील बटे सन्नाटा। नोट करेंगे, आगे बढ़ूंगा।
यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको कुछ अच्छी बातें बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी की है और बहुत बेहतरीन है, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी इतनी आसानी से। जहां एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है वहां हम याद करते हैं, और जहां एनसीईआरटी बात ही नहीं करता है वहां हम चिल्ला चिल्ला के बताते हैं। एम्स में सबसे पहले उस पर कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आया, उसके बाद जेई ने और शानदार क्वेश्चन फ्रेमिंग की उससे। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। अभी हम सबको भी एक साथ कंपेयर करेंगे, अल्कोहल को, फिनोल को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को एक साथ। अभी हम इंडिविजुअली चल रहे हैं। सुलटा दिया है क्या भाई? कुछ लोग बीच बीच में मल्टीटास्किंग करते हैं, मैं मल्टीटास्किंग के एकदम अगेंस्ट हूं। मैं हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप भी अगेंस्ट हो, ये मेरा परसेप्शन है कि जैसे ही बीच में भी टाइम मिलता है कुछ दूसरी चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं बीच में। मुझे इससे कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसने भी ज्ञान दिया है वो उसका पर्सनल परसेप्शन रहा होगा। अगर इतना ही मल्टीटास्किंग अपन है ना, तो गाड़ी चलते हुए फोन देखिए आप। अब खाना खाते हुए फोन देख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, लेकिन गाड़ी चलाते हुए आप फोन देखिए, साइकिल चलाते हुए फोन देखते आइए, सुलट जाओगे किसी ना किसी दिन। तो अपन वहां मल्टीटास्किंग दिखा रहे हैं जहां पर रिस्क फैक्टर बहुत ही, अगर आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच करते हो ना, तो ब्रेन इतनी जल्दी चीजों को अडेप्ट नहीं करेगा। टॉपिक टू टॉपिक बीच बीच में स्विच कर रहे हो तो कुछ चीज आपके मेमोरी में आएंगे और कुछ चीज ऐसी होंगी जैसे आपने सुनी ही ना हो। तो इधर अपन बेस्ट है फुली फोकस्ड, तब तक उसी चीज को दिमाग में रिवाइज करते जाओ, बेटर होता है। पर आजकल क्या है कि स्ट्रेटजी देने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, खुद के एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हम एसिडिक स्ट्रेंथ में, अब मैं जो बातें करता हूं वो मेरी खुद की बातें पहले बता दूं, मैं बहुत ही किसी स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस दे के बात करता हूं। और आजकल मैंने केमिस्ट्री पढ़नी बंद कर रखी है कि जहर हो जाता है, तो फिर अच्छी बुकें पढ़ता हूं, उसका रेफरेंस भी शेयर किया हुआ, आजकल मैं वही पढ़ रहा हूं। आइए, तुम्हारे लिए ही है वो, क्या फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो रिजल्ट के बाद तुम्हारे अंदर आग तड़प थी ना, वो अब ठंडी पड़ चुकी है। आधे तो सरेंडर कर चुके, अगले साल के पैसे बटोर रहे हैं। इसी साल इसको खत्म करना है, किसी भी हाल में खत्म करना है। बीच में छोड़ा तो कोई मतलब, एक बार अगर आपने छोड़ा तो अगली बार फिर से छूटेगा ही छूटेगा। एक बार की हुई गलती गलती होती है, दूसरी बार वो आदत हो जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की हम बातें करते हैं। जैसे वापस से मैंने आपके सामने कंपैरिजन की बातें की है। ये हमारे सामने फॉर्मिक एसिड दिया हुआ है, ये हमारे सामने एसिटिक एसिड दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं फ्लोरो एसिटिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड से आपने एच हटाकर फ्लोरीन लगा दिया, इतना सा डिफरेंस है। हम यहीं से कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों। आप देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सेम है। आप ये भी जानते हैं सभी में यही हाइड्रोजन हटने वाला है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि भाई यहां पर जो आपका ग्रुप लगा हुआ है उसका इंडक्टिव इफेक्ट है नील बटे सन्ना, यहां पर जो आपका ग्रुप लगा हुआ है उसका कैसा इफेक्ट है बताइए? प्लस आई। प्लस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहां पर जो ग्रुप आपने लगा दिया है वो है फ्लोरीन, और जो कैसा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई। क्या हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं? जी हाँ। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, और उसके बाद सेकेंड। बिल्कुल सही, हमने यहीं से आंसर कर दिया है। अगर हम क्लास में ऐसे समझ रहे हैं तो बिल्कुल समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट कोई है ही नहीं कि H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस बढ़ा दे। क्लियर, ये कॉन्जुगेट बेस है।
फिर अगर अपन बात करना चाहें, फिर से H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस बना दे। क्लियर? फिर से H प्लस हटा दे, कॉन्जुगेट बेस बना दे। तो कौन सी नई बात है जो आपने कॉन्जुगेट बेस बनने के बाद समझ में आई है? आप ये भी तो देखिए ना, क्या जो आपका फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, क्या आप ये एसिड के अंदर ही साफ साफ नहीं देख पा रहे थे? क्या इस एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पहले से नहीं देख पा रहे थे? क्या हाइड्रोजन का नील बटे सन्नाटा इफेक्ट पहले से नहीं देख पा रहे थे? तो ये क्लास में की जाने वाली बातें अच्छी लगती हैं, पेपर में यहीं से आंसर दे रहा है एक बच्चा, हम वहां पर नोटंकी कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे सामने इस प्रकार से रहेगा कि क्लियर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल ट्राई टू स्टेबलाइज, इलेक्ट्रॉन withdrawing group try to stabilize the conjugate base, electron donating group will try to destabilize the conjugate base and to decrease the acidic stack। जल्दी से सुलटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। सुलटा दिया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर में एनसीईआरटी ने बहुत बड़ा कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर लिखा हुआ है, उसी में से हमने कट करके निकाला है। उसमें कुछ बातें नो डाउट ऐसी हैं जिनको समझाने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने चाहिए वो 12th लेवल पर डिस्कस नहीं होते। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पूछता भी नहीं है ऐसी बात को, जिसको समझा नहीं सकता, प्योरली डेटाबेस है, नहीं पूछता है, उसको मालूम है कि कोई मतलब नहीं है। अगर कोई बात थ्योरेटिकली एक्सप्लेन हो रही है उसी को ही वो पूछने की कोशिश करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़ना चाहें तो हमसे पूछा गया है वही कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, सभी के पेन डाउन होने चाहिए। आप जानते हैं अच्छे खासे ऑप्शन हमारे पास हैं, तो हमें बहुत अच्छे से चीजों में यहां पर क्लियरिटी आएगी। पहले आप ये चेक कीजिए जिन पर वो बात कर रहा है क्या वहां पर आपका कॉन्जुगेट बेस में बाकी का मामला सेम है, यानी कि सभी में ही कॉन्जुगेट बेस आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होने वाला है। सर ये मुझे कैसे पता चलेगा? अरे भाई सारे ही तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हुए हैं, तो उनका कॉन्जुगेट बेस बना के कोई नई चीज नहीं सीख पाओगे आप, यहीं से आपको सारी बातें पता चलेंगी। जैसे यहां पर फ्लोरीन का बताइए कैसा इफेक्ट लगेगा? माइनस आई। कितने फ्लोरीन का लगेगा? पक्का? जी हां। आप बताइए यहां पर क्लोरीन का कैसा इफेक्ट लगेगा? और बताइए कितने क्लोरीन का लगेगा? 3 क्लोरीन का। आप बताइए यहां पर फ्लोरीन का क्या लगेगा और कितने फ्लोरीन का? बताइए यहां पर क्या लगेगा फ्लोरीन का और कितने फ्लोरीन का? 1। बताइए यहां पर Cl का क्या लगेगा? कितने का? बताइए यहां पर Br का क्या लगेगा और कितने का? 1 का। बताइए आयोडीन का क्या लगेगा? -I और कितने का? बताइए NO2 का क्या लगेगा? -I और कितने का? 1 का। बताइए Cn का क्या लगेगा अगर अपन बात करना चाहे तो? -I और कितने का? और इसका क्या लगेगा? +I और ये नील बटे हटाओ कहता कोई मतलब नहीं है। आइए अब हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। पूरा रोल -I का चल रहा है और -I के बारे में तो हम जानते हैं कैसे डिटरमाइन होता है, DNP। D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, क्लियर, और N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सॉरी नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो यहां पर रहेगा हमारे सामने नंबर ऑफ ग्रुप्स या एटम्स जो भी आपके लगा रहे हैं -I, और P का मतलब पावर। बहुत सारे बच्चे वहां पर सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो करवाई नहीं, क्योंकि अब अपन एक बात करना है ना, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं कि रेजोनेंस देखूं या क्या देखूं। वहां पर आप क्या देखते हैं? केवल इंडक्टिव। फिर रेजोनेंस में आपको पता चलता है यार इसका कॉन्जुगेट बेस तो रेजोनेंस भी करता है, लेकिन हमने देख लिया रेजोनेंस से तो डिसीजन आएगा ही नहीं। अब बताइए सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस वेरीफाई कीजिए। अगर ये कार्बन नंबर 1 तो ये कार्बन नंबर, ये कार्बन नंबर अगर अपन बात करना चाहें 2 तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। इधर बताइए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल आयुपैक नंबरिंग। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, और ये कार्बन नंबर 1। अच्छा सारे -I वाले कौन से कार्बन पर लगे हैं?
गौर से देखो, सेकेंड, डिस्टेंस सेम, हटा दीजिए, इस फैक्टर से अब मामला नहीं आएगा। उसके बाद किसके पास चलते हैं, नंबर। आप बताइए इसमें माइनस आई वाले कितने हैं, 3, इसमें भी कितने हैं, 3। दो कौन बोल रहा है, अक्सर आंखें बंद करके बैठे हो क्या, कितने हैं, 3, और इसमें कितने हैं, बाकी सब में 1 1, तो ये दोनों भारी पड़ेंगे। क्लियर। तो अगर फर्स्ट और सेकंड की बात करें तो फर्स्ट और सेकंड बाकी से आगे आ गए, किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ माइनस आई वाले ग्रुप के बेसिस पर। लेकिन इन दोनों में भी नंबर क्या है, सेम। अब यहां नंबर डिसाइड, देन गो फॉर पावर। सर पावर का मतलब क्या है, किसका माइनस आई ज्यादा और किसका माइनस आई कम। आप बताइए 3 फ्लोरीन वर्सेस 3 क्लोरीन, कौन लगाएगा, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा। तो डिसीजन हो चुका है दोस्तों, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट, उसके बाद किसी को कोई डाउट है क्या, होना भी नहीं चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, आप वापस से देखो, 3 वाले तो सुलट गए, 2 वाला कितना है, 1, कोई और है नहीं है। तो यहां पर अगर अपन बात करना चाहे फिर आएगा नंबर 3। क्लियर। आप देखो 2 फ्लोरीन मिलकर, क्या कह रहा हूं, 2 फ्लोरीन मिलकर आपके 1 NO2 पर भारी पड़ रहे हैं, 2 फ्लोरीन मिलकर आपके 1 CN पर भारी पड़ रहे हैं माइनस आई के अंदर। क्लियर। इसीलिए पहले आपको नंबर देखना चाहिए। अब अगर अपन बात करें सारे कितने बचे हैं, 1 1 वाले, तो फिर आ जाओ सीधा पावर। और पावर माइनस आई का ट्रेंड आपको याद है जो लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा NO2, उसके बाद CN, और उसके बाद X, यही तो आते हैं। ये की एटम पर पार्शियल पॉजिटिव वाले हैं और ये सिंगल एटम है। अब सिंगल एटम का तो हमें बहुत आसानी से याद है, तो बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा, NO2, कौन सा नंबर का आएगा, 8 नंबर का। उसके बाद सबसे ज्यादा माइनस आई किसका लगेगा, CN का, तो नंबर 9। किसी को कोई डाउट है क्या, 1 1 में यही चल रहा है पावर कंपैरिजन। अब बताओ 1 फ्लोरीन, 1 क्लोरीन, 1 ब्रोमीन, 1 आयोडीन, किसका ज्यादा होगा, फ्लोरीन, तो फिर आएगा नंबर 4, उसके बाद नंबर 5, उसके बाद नंबर 6, उसके बाद नंबर, किसी को कोई डाउट है दोस्त, होना भी नहीं चाहिए। कैसे, फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है क्लोरीन से, और क्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का माइनस आई ज्यादा होता है आयोडीन से। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, जी हाँ। तो 1 1 भी कंपैरिजन हो गया। अब देखो बाकी में, बाकी बचे हैं 2, ये कहता है अपने नील बटे सन्नाटा, ये कहता है डोनेटिंग है तो कम हो जाएगा। तो बताइए फिर कौन आ जाएगा आपका नंबर 11, और सबसे पीछे कौन चला जाएगा, नंबर 10। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। तो देखिए जो डीएनपी रूल था उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, और वो भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन से। अच्छा 11 लिख लीजिए। नाइन तो लिखा था, अच्छा पहले आएगा 11 और फिर आएगा 10। क्लियर। चलिए इस क्वेश्चन को भी सुलटाते फिर एक साथ ही बात करेंगे। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन में अप्रोच लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, अगर सारे एक ही वैरायटी के एसिड्स हैं तो आपको कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाना चाहिए, चेक ही नहीं करना चाहिए दोस्त। क्लियर। बाकी ग्रुप को देखो ढंग से। आप बताइए यहां पर तो कैसा ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप, जिसका कैसा इफेक्ट है, प्लस आई। क्या एग्री करते हैं आप इस बात से। यहां पर आप बताइए Cl की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। आप बताइए यहां पर भी Cl की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई, और यहां पर भी Cl की वजह से कैसा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई। क्या ये बात सही है। अगर ये बात सही है तो फिर बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई किस पर लगेगा, डिस्टेंस। जितना नजदीक होगा माइनस आई वाला उतना माइनस आई ज्यादा, तो सबसे ज्यादा फोर्थ, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी फोर्थ। उसके बाद थर्ड, अगर अपन बात करना चाहें थर्ड के बाद कौन आएगा, सेकेंड, और सेकेंड के बाद फर्स्ट। क्लियर। तो क्या आपको माइनस आई में डीएनपी रूल समझ में आया। सबसे पहले डिस्टेंस, जब डिस्टेंस सेम हो तब नंबर की बात करो, और जब नंबर सेम हो तब पावर की बात करो। क्या बात क्लियर है, नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। इसमें अभी कुछ ट्रेंड बाकी हैं, आगे के ट्रेंड थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही शानदार है, पूछे गए हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्स में और एनसीईआरटी ने भी दिया है।
एनसीईआरटी ने यहां माइनस आई का ऑर्डर भी समझाया, ऊपर एसिडिक स्ट्रेंथ को समझाते हुए माइनस आई का एक सीरीज लिखा है यहां पर, जो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। माइनस आई का दिमाग में फिट है। सबसे पहले वो जिनके की एटम पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर वो जिनके की एटम पर पार्शियल, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव कॉमन हो गया तो की एटम की ईएन देख लो, अगर पार्शियल पार्शियल कॉमन हो गया तो फिर की एटम की ईएन देख लो, और आंसर आप तक पहुंच जाएगा। आप किसी भी टेक्निक से याद करोगे दोस्तों, तो टेक्निक अगर आपका साथ छोड़ गई तो आप सुलझ जाएंगे। कॉन्सेप्चुअली अगर हम चीजों को लेकर चलेंगे, एक पॉइंट ध्यान रखना है, पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव सिंगल एटम, खत्म। और यही वर्कआउट आपको करना है अपने शॉर्ट नोट्स में, कि किस तरीके से अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट को आधे पेज में या उससे भी कम पेज में समेटना चाहूं, क्या वो पॉइंट है जो मुझे इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ना चाहिए, जो आप अच्छे से जानते हैं। मेरे हिसाब से उसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये है वो, ये हम जानते हैं। केवल इतना लिखना चाहिए आपको, माइनस आई ऑर्डर देखने के लिए, फुल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, सिंगल एटम और बाकी बाद में, कि ये अगर मेरे को याद है मैं माइनस आई का ऑर्डर सेट कर दूंगा। ज्यादा से ज्यादा जो अपन ने एक सीरीज लिखी है, दैट इज ए क्वेश्चन, उसको लिख लो। ऐसे प्लस आई में क्या लिखना चाहिए, कि कौन कौन प्लस आई दिखाते हैं, एल्काइल ग्रुप्स और एनायंस। एनायंस का ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू एल्काइल ग्रुप्स, और एल्काइल ग्रुप्स में भी डीबीएन, डिस्टेंस, ब्रांचिंग, नंबर ऑफ कार्बन एटम। मेरे हिसाब से इंडक्टिव खत्म है, ऐसे आपको चलना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि अगर आपको जीओसी के लिए 2 घंटे दिए जाएं और आप बोलो कि 2 घंटे दो सर, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना, क्योंकि कभी समझ में आया था और अब क्वेश्चन बनेगा में बहुत फर्क होता है। समझ में आना और समय पर याद आना। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस क्वेश्चन में क्या समझाया गया है कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जितना डिस्टेंस कम होगा एटम नजदीक से या ग्रुप नजदीक से, इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा लगा पाएगा। आइदर इट इज प्लस आई और माइनस आई, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमारे सामने आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन का। हालांकि दोस्तों थोड़ा सा एनसीईआरटी का दायरा क्रॉस किया, पर क्वेश्चन बहुत फेमस है। क्वेश्चन फेमस है तो हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। और क्या कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी कवर करता है? जी हां, एनसीईआरटी इस कॉन्सेप्ट को कवर करता है इनडायरेक्टली। जैसे हमारे पास दो एसिड्स दिए गए हैं, एक अगर अपन बात करें मैलिक एसिड और एक फ्यूमेरिक एसिड, और दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर आप इनको गौर से देखोगे, आपने क्वेश्चन को पहले भी ट्राई किया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
तो यहां पर बस इतना फर्क है कि डबल बॉन्ड आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस, और यहां पर आपका जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, ट्रांस। क्लियर? ये हमारे सामने है। तो ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करने के लिए कह रहा है। मैं आपको वापस से कनेक्ट करूंगा, मैं आपको वापस से कनेक्ट करूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से या फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री से। देखिए, अगर दो कंपाउंड्स एनेंशियोमर्स है ना, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, इंक्लूडिंग देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। ऐसा क्वेश्चन आया भी था कि बताइए दोनों में किसकी सोल्युबिलिटी अलग है। तो आपके अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड या कोई भी दो एसिड एनेंशियोमर्स हैं, दे विल हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, बट डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। उनका अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी अलग हो सकता है। एनेंशियोमर्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कभी भी अलग, उनका के या पी के सेम मिलेगा। पर ये जानते हो ये सिस है, ये ट्रांस है। तो ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में आपके सामने है और ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, ट्रांस। और दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, तो दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? आप देखेंगे कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग आने वाली है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट तो है ही है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी अलग आएगी। आइए सबसे पहले मैं इसका एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहता हूं। आप बताइए कौन सा हाइड्रोजन हटाया जाए। इसके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर? एक तो देखो इस ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये रहा। एक इस वाले ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये रहा। विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव? सर कोई सा भी हटा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना के लाए हो जिससे आसानी से समझा सको वो हटा लो, बाकी कोई फर्क नहीं है। चलिए, तो अगर अपन इस वाले हाइड्रोजन को हटाने की बात करें ताकि हम इस पर फोकस कर सकते हैं। क्लियर? तो मैं इस H+ को हटाऊंगा, कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा। तो अगर H+ को हटा दिया और कॉन्जुगेट बेस मैंने बनाया, तो आप जानते हैं कॉन्जुगेट बेस हमारे सामने किस प्रकार से बनेगा। यहां पर रहेगा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड, यहां पर हाइड्रोजन इस साइड है, H+ हटाने पर क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव। यहां पर भी अगर अपन बात करें CO और कौन रहने वाला है, OH। क्लियर? साथ में कौन बनेगा, H+। ध्यान से सुनते रहना दोस्तों। आइए अगर अपन बात करें इसके अंदर, बताओ विच हाइड्रोजन शुड बी रिमूव्ड। देखो सर इन दोनों में से एक हटेगा, दोनों ही ऑक्सीजन से जुड़े हुए, दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ हाल फिलहाल सेम है, कोई सा भी आप हटा सकते हो। किसी एक को हटाकर हम यहां से कॉन्जुगेट बेस बना लेते हैं दोस्तों। तो H+ हटा देंगे और कॉन्जुगेट बेस बना देंगे, तो हमारे सामने इस तरीके से कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर डबल बॉन्ड है, इधर रहेगा हमारे पास H, इसमें अगर अपन करें इधर रहेगा H, और ये क्या रहने वाला है, COOH। देखिए ये कॉन्जुगेट बेस नंबर 1 है, ये कॉन्जुगेट बेस नंबर 2 है। अगर मैं किसी भी तरीके से आपको समझाऊं, बहुत आसानी से समझिएगा। आप जानते हैं मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप मुझे अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर मत करो, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करो। आप बताइए इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में से कौन से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन से कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या ये स्टिल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं? जी हां, H+ हटने के बावजूद भी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, क्योंकि इससे भी आपने एक H+ हटाया, इससे भी एक H+ हटाया, तो ये भी आपस में क्या थे, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, केवल सिस्टेंस का फर्क था। ये भी आपस में क्या है, एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? और फर्क कितना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है दोस्त, सिस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है दोस्त, ट्रांस। और नॉर्मली कौन ज्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस। लेकिन नॉर्मली अगर क्वेश्चन पर्टिकुलर हो गया है, वो पर्सनल हो गया है, तो हमें पर्सनल होना ही पड़ेगा। सिस के अनस्टेबल होने का कारण होता था यहां पर स्टेरिक रिपल्सन, लेकिन दोस्त आज यहां स्टेरिक रिपल्सन नहीं, अट्रैक्शन है। कैसे? आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बताइए H बॉन्डिंग के लिए एलिजिबल है, और यहां पर आपको बहुत ही बेहतरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? लेकिन ये आपका H बॉन्डिंग स्टेबलाइज नहीं है। पहले क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तो ये कॉन्जुगेट बेस आपका है क्या, इंट्रामोलिक्यूलर। क्या बोला मैंने, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग इसके अंदर है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग।
मींस इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर इन दोनों की मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करना चाहूं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा। दोबारा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने बीच में स्टेबिलिटी का साइन लगा दिया है। अगर आप साहब कहना चाहते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, तो अगर ये एसिड 1 है और ये हमारे सामने एसिड 2 है, तो आपने तो इनडायरेक्टली क्या समझा दिया है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर ऐसा कर दिया तो आपने बोल दिया नंबर 1 इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू नंबर 2। तो यही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा? पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें सीखते हैं। मैं कहता हूं आंसर देने के लिए आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों के कॉन्जुगेट बेस बनाओ, दोनों के कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक कर लो। दिस कॉन्जुगेट बेस इज इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, बट इन दिस केस देयर इज नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग बिकॉज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत दूर दूर है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा दोस्त, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दम तोड़ने लगेगा। क्या आपका आंसर आ गया? आ गया। अब आता है एक्सप्लेनेशन की बात। किसकी बात आती है? एक्सप्लेनेशन। कि सर स्टेटमेंट टाइप AR टाइप आ जाए तो फिर हम किस तरीके से बात करना चाहेंगे। देखिए उसकी अब ऑथेंटिक एक्सप्लेनेशन पर आपको जाना पड़ेगा। आप बताइए, इधर आइए। अगर आप देखोगे ना दोस्त, तो मैलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, इन दोनों में से भी ज्यादा स्टेबल कौन है? मैलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में भी ज्यादा स्टेबल कौन है? कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं मैलाइक एसिड के साथ कि जीआई है दोनों ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कि सर मैलाइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, इट इज हैविंग सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज हैविंग ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। जो मैलाइक एसिड के साथ जाना चाहते हैं ये ज्यादा स्टेबल है। हवा में हाथ कीजिए, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आंखें बंद कर रहे हैं आप लोग। देयर इज अगेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। मैलाइक एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, but fumaric acid is not stabilized by intramolecular hydrogen, no doubt वही ज्यादा स्टेबल है। ये खुद भी ज्यादा स्टेबल है और इसका कॉन्जुगेट बेस भी ज्यादा स्टेबल है। क्या इसके कॉन्जुगेट बेस के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई दी? क्या इसके सॉरी एसिड के अंदर H बॉन्डिंग दिखाई दी? हाँ। तो सर H बॉन्डिंग को तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना चाहिए था ना? नहीं दोस्त, अब बताऊंगा मैं आपको रियल कॉन्सेप्ट, और सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन कर रहे थे लास्ट क्लास में, दैट वाज पैरा नाइट्रोफिनॉल। कुछ याद आ रहा है? पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ कम आई थी। उसका कारण था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जानते हैं कि यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसके अंदर है वो है आपके ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, यानी कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और जैसे ही आप इसका H+ हटाते हो और कॉन्जुगेट बेस बनाते हो दोस्तों, तो क्या इसके कॉन्जुगेट बेस के अंदर आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी क्या? क्या इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी क्या? आप बताइए, क्या है इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बहुत ही शानदार बात आपको बताऊंगा, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। तो आप बताओ आपको क्या कहना है? यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? इस केस में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है? ये मतलब आपके दिमाग में भी गया कि पिछली क्लास का आंसर याद है? हाँ, कुछ लोगों को आंसर याद होते हैं, उनको एक्सप्लेनेशन चमकती। आप बताओ, इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग से स्टेबलाइजेशन है क्या? उसमें है? तो बताओ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाना चाहेगा या बैकवर्ड में? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बैकवर्ड में खिसकाना चाहता है कि भाई ऐसा करने पर तो आपका स्टेबलाइजेशन कम हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाना चाहेगा। इसका मतलब ये तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। भाई आपकी ये कौन सी फॉर्म है बताइए? ये कौन सी फॉर्म है? अनडिसोसिएटेड। कौन सी फॉर्म है? अनडिसोसिएटेड फॉर्म है कि नहीं है दोस्त? और ये कौन सी फॉर्म है? डिसोसिएटेड। सही बात की मैंने। ये लीजिए, पूरी फिजिकल पर ही मैं उतर गया हूं, ये डिसोसिएटेड फॉर्म है। तो आप बताइए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अनडिसोसिएटेड फॉर्म में तो है, लेकिन डिसोसिएटेड फॉर्म में तो पीछे की तरफ खिसकाना चाह रहा है इसको, और पीछे की तरफ जाने का मतलब कि इक्विलिब्रियम कम होना। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? इसका मतलब यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए दोस्त इधर बात करते हैं। क्या H+ के निकलने से पहले भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्या H+ के निकलने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है?
दोनों में ही है कि बात कीजिए, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन दोनों में से बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? दोनों में से बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है? यहां पर अगर अपन बात करें दोस्त, तो ये वाला मामला तो क्या है? सेम। गौर से देखिए, ये वाला मामला तो क्या है आपका? सेम। क्लियर? लेकिन यहां पर कैसा चार्ज आ गया है? नेगेटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां जो अट्रैक्शन है वो है आपका पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल, इसमें भी इसी प्रकार से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो यहां हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। यही तो अट्रैक्शन है। लेकिन दोस्त यहां पर अगर अपन देखना चाहें तो यहां पर ये तो कॉमन है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, लेकिन वहां पर कैसा चार्ज है? फुल नेगेटिव। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटर है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म है? अनडिसोसिएटेड। कौन सी फॉर्म है? अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, जो H प्लस अभी निकला नहीं है। और ये कौन सी फॉर्म है दोस्त? डिसोसिएटेड। अगर अनडिसोसिएटेड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डिसोसिएटेड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन डिसोसिएटेड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटर है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो बताइए वो इसके फॉर्मेशन में फेवर करेगा कि नहीं करेगा? तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में खींचेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। अब सोचो, अगर कोई आपसे पूछे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या घटाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? इट डिपेंड्स। इट डिपेंड्स। बढ़ा भी सकता और घटा भी सकता है। बोलता है ऐसे उलझाओ मत, सीधा सा जवाब दो, कब बढ़ाएगा और कब घटाएगा। कि अनडिसोसिएटेड फॉर्म में तो है, लेकिन डिसोसिएटेड फॉर्म में घटाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? कम। और अगर आपका इधर है और उधर भी है, क्लियर, मतलब अनडिसोसिएटेड में भी और डिसोसिएटेड में है, तो बढ़ाएगा, क्योंकि डिसोसिएटेड फॉर्म में बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। बेटर का मतलब समझ रहे हो ना? मैं ये कहना चाहता हूं, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका HF भी करता है, सही बोला कि नहीं बोला? और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपका OH में भी होता है। आप बताइए कहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटर हो रहा है आपका? HF में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में ही है, पर ये बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इसी प्रकार से यहां भी है, यहां भी है, लेकिन यहां पर बेटर है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस आपको देगा ही नहीं, वो भी तो डेढ़ शाना है कि ये तो नाच नाच के पढ़कर आया, ऐसी बातें मैं करूंगा ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को सभी लोग एक बार वापस से देखेंगे, वापस से। अगर आपके पास केवल और केवल आंसर देने की बात आई है, किसकी बात आई है? केवल और केवल आंसर करने की बात आई है कि मैलाइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड में से बताइए स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है? H प्लस हटा, कॉन्जुगेट बेस बना, H प्लस हटा, कॉन्जुगेट बेस बना। बता, दोनों कॉन्जुगेट बेस में ज्यादा स्टेबल? दोनों कॉन्जुगेट बेस में ज्यादा स्टेबल पहले वाला, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन, अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस मोर एसिडिक। आंसर आ गया, हमें कोई नोटंकी करने की जरूरत ही, सिंपल सी बात। क्लियर? एक्सप्लेनेशन पर जाना है तो हम बताएंगे कि इसकी डिसोसिएटेड फॉर्म में बेटर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू अनडिसोसिएटेड, जिसकी जरूरत रेयरली पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है। तो आंसर तो सिंपल सा आ रहा था हमारे पास। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। मैंने आपको बताया था सिस भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है एज कंपेयर टू ट्रांस इफ देर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं चाहता इस एग्जांपल को वहीं ले जा सकता था, पर नहीं, क्योंकि वहां पर कोई मतलब, यहां पर बेटर तरीके से चीजें क्लियर हो रही है और बातें रिवाइज भी हो रही हैं।
टाइम गैप के साथ जब आप चीजों को वापस रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। आप कोई बोले सिस ज्यादा स्टेबल होता है या ट्रांस, तो आप बोलोगे किसकी बात कर रहे हो। इन जनरल बोलो, कुछ भी ना बोलो कर तो ट्रांस। लेकिन अगर पर्सन आपका ऐसा है कि पर्टिकुलर क्वेश्चन पर आप बात कर रहे हैं तो फिर तो हम सोचकर ही जवाब देंगे। स्टेटमेंट आ रही है इन जनरल चलेगा, पर वैसे हम जानते हैं सिस भी ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ट्रांस भी, ओपन चेन में भी और एंडोसाइक्लिक में भी। एंडोसाइक्लिक में 8 से 11 तक सिस, 12 और 12 के बाद ट्रांस। ओपन चेन में सिस में अगर एच बॉन्डिंग आ गई है तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अगर एच बॉन्डिंग नहीं है तो कम स्टेबल हो जाएगा। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे बस भाई लोगों। राक्षस तूने डबल बॉन्ड गायब कर दिया, आंसर गलत हो जाएंगे। ए भाई, ये डबल बॉन्ड को गायब मत कर देना, क्योंकि डबल बॉन्ड गायब होते ही अब सिग्मा बॉन्ड पर रोटेशन शुरू हो जाएंगे, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई खास रोल नहीं रहेगा। हम लिख रहे हैं मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और वो जीआई कर ही नहीं रहा। ठीक है, मेरा याद दिलाने का थोड़ा तरीका ऐसा ही है। मैं भी जानता हूँ इस बात को और भी अलग तरीके से बोला जा सकता था कि बच्चे देखो डबल बॉन्ड नहीं लगाया आपने, प्लीज आप डबल बॉन्ड लगाए। मुझसे होता नहीं है। तो अपन तो जिस तरीके से पढ़े हैं वो आ ही जाता है। हमारे मास्टर पहले लगाते थे और फिर बताते थे, तो मास्टर की बात बाद में याद आती थी, वैसा क्वेश्चन आता, झापट पहले याद आ जाता था कि ये गलती नहीं करेंगे। अब वो गायब हो गया है। हाँ मेरे को मालूम है भाई कि सर आप वैसे तो जाओगे नहीं, एक तरीका ये भी है निकालने का कि आप किसी को पीट दो, फिर अनअकैडमी वाले आपको पीट देंगे कि सर टाटा बाय बाय। हाँ जी है सर, देखो कितना बढ़िया एग्जाम्पल, विद रेफरेंस बात करते हैं सर हम आपकी तरह, ऐसे कोई हवाम बातें नहीं करते हैं। गलत बात है। सुलटा दिया है क्या? नोट लगाकर दोस्त एक बात लिख देंगे, नोट लगाकर पहली बात तो लिख दीजिए, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको जीआई में आया हो तो स्ट्रक्चर ही ना बनी हो, लेकिन मैंने बोला था दोस्त जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो छूट जाएगी। आप डे 1 पर परेशान हो सकते हैं, डे एंड पर नहीं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड्स आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? अगला पॉइंट जो कि जबरदस्त है, if hydrogen bonding is present only in undissociated form, if hydrogen bonding is present only in undissociated form, is present only in undissociated form, if hydrogen bonding is present only in undissociated form, if hydrogen bonding is present only in undissociated form, केवल undissociated form में ये है, then it will try to decrease the acidic strength, then it will try to decrease the acidic strength. किस extent तक decrease करेगा वो अलग बात है, पर decrease करेगा। if hydrogen bonding is present in undissociated form, then it tries to decrease the acidic strength, decrease करेगा। अगला पॉइंट, if hydrogen bonding, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेरा मतलब है इंट्रा से ना, if आप इंट्रा लिख दो, आप कुछ बाद में और कुछ समझ लोगे।
इफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां लिखा है उसके आगे इंट्रा ऐड कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे। इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन डिसोसिएटेड फॉर्म, कहता है अनडिसोसिएटेड से कोई लेना देना, अगर डिसोसिएटेड में है तो बढ़ेगी। इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन dissociated form, then it try to increase the acidic strength. Then it tries to increase the acidic strength. तो इसकी वजह से आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर अनडिसोशिएटेड में है, डिसोशिएटेड में नहीं है तो कम हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अगर आपके अनडिसोशिएटेड में भले ही हो ना हो लेकिन डिसोशिएटेड में है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप खुद से करेंगे, मतलब एक्सप्लेनेशन। मैं केवल और केवल आपको आंसर दूंगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का। आप यहीं पर मुझे बता दीजिए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रही है। इस बार उनके कॉन्जुगेट बेस को वापस से कंपेयर करवाया गया है, कंपेयर करवाया गया है वापस से। एक एक एच ऑलरेडी हटाया जा चुका है। आप देखिए ये मैलेइक एसिड नहीं है, मैलेट आयन है। ये फ्यूमेरिक एसिड नहीं है, फ्यूमेरेट आयन है। एक H प्लस कहता है ऑलरेडी हटाया जा चुका है। अब बताइए सेकेंड H प्लस कहां से जल्दी से हटेगा? तो आपको साफ पता चल रहा है क्या इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और क्या इस H प्लस के हटने के बाद रहेगा? क्या इसमें पहले है और क्या इसमें बाद में होगा? तो इसमें तो कोई रोल ही, लेकिन इसमें अनडिसोशिएटेड फॉर्म में है और डिसोशिएटेड में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। तो बता सकते हो इस बार एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा रहेगा? आपका सेकंड का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। अब आपसे यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बनाता है कि बताओ पहला H प्लस कहां से पहले निकलेगा, मैलेइक एसिड से या फ्यूमेरिक एसिड से? पहला H प्लस मैलेइक एसिड से और दूसरा H प्लस फ्यूमेरिक एसिड से जल्दी निकलेगा। तो Ka1 मैलेइक एसिड का ज्यादा होगा और Ka2 आपके फ्यूमेरिक एसिड का ज्यादा होगा। अगर आपने फिजिकल पढ़ा है तो मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आप जानते हैं जब हम खुद से करें तो बेटर है। अब जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पहले मैं सारे ही करवा दूंगा तो फिर आपको कोई मजा नहीं आएगा क्वेश्चंस करने में, आपको लगेगा कि नोटबुक की बातें बस मैं रिकॉल कर रहा हूं। तो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन करवा सकता है Ka2, फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, सेकंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। बता दो इसका क्या जवाब रहेगा। फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका ज्यादा है? मैलेइक एसिड का। एज कंपेयर टू फ्यूमेरिक एसिड। और सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऐसे फ्यूमेरेट आयन का जो रहेगा आपका वो क्या रहेगा? ज्यादा। किससे ज्यादा रहेगा? आपके मैलेट आयन से। मैं जानता हूं आप चाह रहे होंगे कि सर एक बार H प्लस हटा के वापस से पिछली बार की तरह बता दीजिए पिछले क्वेश्चन में जो आपने बताया, लेकिन उसका कोई मतलब। कौन सा क्वेश्चन आपकी नोटबुक से ही आने वाला है? कुछ तो स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, अच्छा एग्जामिनर इसको पिक करेगा बुक से, एज इट इज मिल जाएगा आपको, तो आप खुशियां मनाएंगे कि सर की नोटबुक से आ गया है। जब भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पिक करेगा तो वो मैच कर जाता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो हम सारे क्लास में तो कर ही नहीं सकते, वरना तो साल भर एसिडिक स्ट्रेंथ की पढ़ते रह जाएंगे हम। तो हमारे लिए कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत ही ज्यादा जो कई जगह पूछा गया है उसको हम क्लास नोट्स में इंक्लूड कर लेते हैं।
सुलटा दिया है क्या? तो फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड सेकंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की बातें भी आपसे कर सकता है एग्जामिनर, आपको इसका मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ सकता हूं? आप प्रॉपर कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, प्रॉपर कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, कंपैरिजन करेंगे। अनडिसोसिएटेड फॉर्म में एच बॉन्डिंग है इंट्रा, और डिसोसिएटेड फॉर्म में नहीं होगा। भाई इसके लिए तो ये अनडिसोसिएटेड कहलाएगा ना, क्योंकि अभी तो हमने इसका H प्लस निकाला ही नहीं है। क्लियर? चलिए, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? अगला हमारे सामने आ जाएंगे सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स। तो जैसे हमने फिनॉल में बातें की थी ना भाई लोगों, एग्जैक्टली वैसे ही बात कर। जैसे अगर आप देखो सारे के सारे कौन है? बेंजोइक एसिड्स। क्लियर? तो हम जानते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ये हम फिनॉल से ही जानते आ रहे हैं। क्लियर? तो उसको बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है। आइए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। पहले आपको पहले क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। बताइए, यहां से H प्लस हटाओगे, देखो सभी के कॉन्जुगेट बेस में ये तो मामला क्या रहने वाला है? कॉमन। क्लियर? रिंग के साथ वो सारी बातें कॉमन है। फर्क कितना है? इसमें NO2 है, इसमें Cl है, इसमें OCH3 है, इसमें OH और इसमें NH2। फर्क केवल इतना सा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। आइए तो हम किस प्रकार से यहां पर बातें कर सकते हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बातें हमारे सामने किस प्रकार से हो सकती हैं? आइए अपन डिस्कस कर लेते हैं इनका एसिडिक स्ट्रेंथ। बताइए NO2 का कैसा इफेक्ट आप यहां पर कंसीडर करते हैं? कौन सी पोजीशन पर है इसके? पैरा। तो ये इसके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करेगा अपने माइनस आर इफेक्ट से। सही बात है। आप बताइए Cl का क्या मानते हैं? तो ये स्टेबलाइज करेगा अपने माइनस आर से। आर से कह सकते हो, कॉन्जुगेट बेस एनायन है। आपका आंसर गलत आने वाला नहीं है। देखो माइनस आई तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप माइनस आर भी मान लेते हो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्लियर? कुल मिलाकर और कुछ नहीं तो आपको नजर तो आ ही रहा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हां। आइए नेक्स्ट में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर। आप बताइए यहां पर भी इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर। बताइए यहां पर भी इसका कैसा इफेक्ट लगेगा? प्लस आर। बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब दिया है। उसके बाद थर्ड। क्लियर? बिल्कुल। अब कौन आएगा? फर्स्ट। ये यहां पर आपके दोनों में कैसे ग्रुप लगे हुए हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये नील बटे सन्नाटा, डोनेटिंग डोनेटिंग डोनेटिंग। क्या सभी का इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर सेम है दोस्त? ना 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 ना, कैसी बात कर रहे हो सर? प्लस आर सबका सेम नहीं है। तो एक बार मुझे प्लस आर का ऑर्डर बता दोगे? सबसे ज्यादा NH2 का प्लस आर होता है सर, उसके बाद OH का प्लस आर होता है सर, और उसके बाद OCH3 का प्लस आर होता है सर। क्लियर? देखो रह के बातें करते हैं तो प्लस आर कंपैरिजन भी रिकॉल करना पड़ रहा है हमको। तो यहां पर बताइए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी 4, तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगी 4 की। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें कौन आएगा आपका? फिफ्थ, कम वालों की तरफ से। और सबसे कम प्लस आर किसका लगेगा? आपका फोर्थ। कौन सा? सिक्स था नहीं, तो ये मेरी मिस्टेक है। सबसे कम होगा आपका 6, क्योंकि इसका प्लस आर सबसे ज्यादा। उसके बाद इसका, तो फिर कौन आएगा आपके साथ यहां पर? 5। और इसका सबसे कम प्लस आर, तो कौन आएगा? 4। तो ये आपके पीछे गए हैं प्लस आर की वजह से। और प्लस आर ग्रुप कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स विल डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप बताइए किसी को भी इसके अंदर दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? एक साथ लिखेंगे आप, सभी में सारी बातें कॉमन है। बताओ फ्लोरीन का यहां से कैसा इफेक्ट देखोगे? माइनस आई। पक्का? मेटा से आई से स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज? बताइए कैसा इफेक्ट देख पा रहे हो? माइनस आई। बताइए कैसा इफेक्ट देख पा रहे हो? माइनस आई। बताइए कैसा इफेक्ट देख पा रहे हो? माइनस आई। प्लस आई कहां से लगता है? ओआर का भाई। प्लस आई वाले कौन होते हैं? एल्काइल ग्रुप्स एंड एनायंस। ये हमारे सामने। अच्छा अब एक स्टेटमेंट देता हूं, आप बताना वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। कि इन ऑप्शन नंबर 5 OCH3 ग्रुप इज exerting only inductive effect on ring। गलत है। रिंग पर तो प्लस आर भी लग रहा है। कैसे लग रहा है? ये लोन पेयर को कौन रोक सकता है रेजोनेंस करने से? लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड।
एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो प्लस आर उसके किसी काम का, हम उसकी बात कर रहे हैं, इनकी बात नहीं कर रहे। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? तो बताइए सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है? सबसे ज्यादा माइनस आई NO2, तो थर्ड। उसके बाद बताओ CN फोर्थ। उसके बाद बताओ कौन सा आने वाला हमारे सामने? फ्लोरीन में और OCH3 में किसका है? फ्लोरीन का, तो सेकेंड। और उसके बाद फिफ्थ, और सबसे पीछे फर्स्ट। सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, चाहे किसी भी तरीके से हो। ये हमारे सामने आंसर निकल कर आएगा। तो देखो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको पढ़े हुए में 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है भाई, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, तो मुझे बात करनी पड़ेगी। लेकिन मैं इस तरीके से बात करूंगा ताकि मैं एनसीईआरटी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने डिस्कस कर सकूं। इस तरीके से बातें होंगी। आइए, यहां पर आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है, बताइए कैसा इफेक्ट मानोगे? प्लस H रिंग के ऊपर ना, यहां पर बताओ कैसा मानोगे? प्लस I, यहां पर भी प्लस H। क्लियर? इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होनी चाहिए थी? फर्स्ट की। बिल्कुल सही आपने सोचा है। उसके बाद थर्ड, ये भी बिल्कुल सही सोचा है। आप बताइए सेकेंड और फोर्थ अगर अपन देखें तो प्लस एच क्या हो गया है? कॉमन। अब तो जानते हैं हाइपर कॉन्जुकेशन इज जस्ट रेजोनेंस लाइक, एंड रेजोनेंस डिस्टेंस डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, तो H भी इंडिपेंडेंट होगा, तो H तो डिसाइड ही नहीं कर पाएगा। लेकिन सर एल्काइल ग्रुप का H के साथ साथ I भी होता है, तो I भी इसको एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, डोनेटिंग इंडक्टिव से भी। तो फिर आपका कौन आगे आ जाना चाहिए था? फोर्थ। और फिर कौन आ जाएगा? सेकेंड। ये हमने सोच के बनाया बाकी क्वेश्चंस की तरह। ये हमने क्या बनाया? सोच के आंसर दिया बाकी क्वेश्चंस की तरह। लेकिन दोस्त ये आपका आंसर P के A वैल्यू से मैच नहीं करता है। यही केमिस्ट्री है कि अगर आपके पास पीछे से डेटा का सपोर्ट नहीं है तो आप हवा में बातें मत कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस रखे जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। रेडिकल वाली बात है कि सर ये डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो भाई जरूरी थोड़ी है कि पहली बार सुन रहे हो तो मैं आपको गलती बता रहा हूँ। समझाना मेरे लिए कितना आसान है। बताओ कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? एक। बताओ कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस? तीन। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा, स्टेबिलिटी, लेकिन डेटा मैच नहीं कर रहा ना भाई। मेरे चिल्लाने से कोई थोड़ी मतलब है। क्लियर? तो आप बोलोगे कि वाई सर ने पढ़ाया था, एंटी वाले को कोई लेना देना। आप क्लेम भी तब करोगे जब कोई स्टैंडर्ड बुक उसको लिखती होगी। क्लियर? और स्टैंडर्ड बुक तो लिखती कि तू अपनी फीलिंग्स पे कुछ भी चलता जा। जैसे हमने सारे कॉन्सेप्ट लगाए, अगर मैं डाटा नहीं जानता हूं तो बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही, पर डेटा इससे मैच नहीं करता है। जिस सेकंड को आपने सबसे पीछे रखा है वो सेकंड सबसे आगे होता है। बाकी पूरा का पूरा मामला क्या रहता है? सेम। बस इसी में ही चेंज आया है। लेकिन सर ये चेंज आया क्यों है? देखिए ये तो पहले रिजल्ट है, अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि प्लीज आप फीलिंग्स के साथ मत जाइए, ये डेटा से मैच नहीं करने वाला है। तो फिर आप बोलोगे कि सर फिर इसको हैंडल किस प्रकार से किया जाए? तो इसको हैंडल किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन आने वाली है। पहले रिजल्ट तो हमारे पास आ जाए, उसे हम बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, जो कि एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन उसके थ्रू जो मुझे समझाना है मैं वो समझाऊंगा। जल्दी से नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। हर बच्चे की केमिस्ट्री एक लेवल पर नहीं है, तो मैं उसको स्पेसिफाई करता हुआ चल रहा हूं कि ऐसी बातें एनसीईआरटी नहीं करता है। पर आप जानते हैं हर तीसरा क्वेश्चन ऑर्थो इफेक्ट का होता है पेपर के अंदर, कि ये तो नीट में ही आ जाएगा, ये तो बच्चा कर ही, ये नहीं होगा बच्चे से, तभी तो मेरी क्लास में बैठेगा। क्लास में बैठाना इंपॉर्टेंट है या सिलेक्शन करवाना, ये हम लोग अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं। कोई बच्चा आपकी क्लास में नहीं बैठ रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है वो चीजें उसको आती हो, टाइम बचा रहा है बेचारा, यूटिलाइज कर रहा है। 2-3 साल से आप ही से तो पढ़ रहा है। अगर आप पे ट्रस्ट नहीं होता तो फिर वो पहले ही नहीं पढ़ता।
जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई लोगों। सुलटा दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लौटेंगे। रटना नहीं है, अभी इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, फिर दो कोड़े का नजर आएगा आपको। सुलटा दिया भाई लोगों। जल्दी जल्दी लिखना है, कलर कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाना है। प्लस आर इफेक्ट आपको रिकॉल करता हुआ चलेगा। जो मैं लिख रहा हूं एटलीस्ट उतना तो लिख ही लिया करो, अपने आप पुरानी चीजें रिकॉल होती हुई चलेंगी। अगर मैंने कहीं नहीं बताया कि NH2 का OH से ज्यादा क्यों है या OH का OR से ज्यादा क्यों है, तो खुद सोचा करो कैसे सर ने आंसर लिखा होगा। सुलटा दिया है क्या? पाई बॉन्ड भी बना, राक्षस इतने में थक गया है, साइक्लोहेक्सेन बना के छोड़ दिया है। इतने में यूं करने लग गया है कि बहुत पढ़ा दिया आज तो। सुलटा दिया है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर वापस लौटेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये केमिस्ट्री है, डेटा ये है कि ये देखो रिजल्ट है, अब कहानी बनाओ आप इसके हिसाब से। ये है केमिस्ट्री, रिजल्ट ये है, अब कहानी बनाओ इसके हिसाब से। पहले वाली कहानी कहता आपकी वैलिड नहीं है, वो नहीं चलेगी डेटा के साथ। अब इसके हिसाब से आप कहानी सेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसको थियोरेटिकली। तो इसको हम समझाते हैं किसके थ्रू? ऑर्थो इफेक्ट के थ्रू। आप सभी ने इसका नाम सुना हुआ है, क्लियर? ना पढ़ाना ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि भाई मेरे ये भी आता है मेरे को, तो इसको तो ये भी नहीं आता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, NCERT आपके ऑर्थो इफेक्ट का कोई कहीं दूर दूर तक डिस्कशन नहीं करता है, क्लियर? लेकिन अगर आप समझेंगे तो एनसीईआरटी की कुछ बातों को मैं आसान बना दूंगा। यह बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने लिखा है। कहता है नियरली ऑल का मतलब समझ रहे हो, खेल खेला जा रहा है। ये बात हमेशा वैलिड, मैक्सिमम केस में वैलिड है। तो हमसे तो वही पूछेगा। पहली बात तो एनसीईआरटी में नहीं है, और आउट ऑफ एनसीईआरटी भी जा भी रहा है तो उसमें भी एक्सेप्शनल केस क्यों ही बात करेगा, नहीं करता है ऐसी बातें कभी भी। तो कहता है नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन आइदर द ग्रुप इज, क्या लिखा मैंने, पूरा नहीं लिखा क्या? नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड लिखना भूल गया था, देन बेंजोइक एसिड, क्लियर? either the group is electron withdrawing or group is electron donating। क्या कह रहा है कि आपके सारे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कौन से? बेंजोइक एसिड्स स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, किससे? आपके बेंजोइक एसिड से। आधों को तो यही नहीं चमकेगा भाई, ये समझा रहा हूं, चमकने दे दिमाग में कि ये आपका कौन है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। नॉर्मली ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, किससे? बेंजोइक एसिड से। ये स्टेटमेंट है, और ये ऑर्थो इफेक्ट इसीलिए आया है क्योंकि आपका ये इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन से ही ऑपरेट करता है।
ये पोजीशन की वजह से लगने वाला इफेक्ट है। और आपको कहां पर लगाना है, केवल बेंजोइक एसिड में, फिनोल वगैरह में लगाने की कोशिश ना करें। ये आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये तो मैंने लैंग्वेज को समझाने की कोशिश की है कि लैंग्वेज भी क्या आपको क्लियर हो पा रही है कि नहीं। नियरली ऑल ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, आइदर द ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग, कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। फिर भले ही कहता है इस ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ये ग्रुप कैसा भी हो, स्मॉल साइज हो या लार्ज साइज हो। यहां पर मैंने नोट में लिखा हुआ है, जो कि थोड़ी देर बाद आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए क्लियरिटी यहां पर लाने की कोशिश की गई है। आइए थोड़ी देर के लिए सभी के पेन क्या होने चाहिए, डाउन, और हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं उतने ही पार्ट पर ज्यादा फोकस करूंगा जिससे मैं एनसीईआरटी की कुछ चीजें आपको समझा पाऊं थोड़ी देर बाद। मान लीजिए हमारे सामने बेंजोइक एसिड है, दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, ये हमारे सामने दिया गया है बेंजोइक एसिड, क्लियर, इस प्रकार से। अगर हम इसके एसिडिक स्ट्रेंथ में बात करना चाहें तो आप कैसे चेक करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ को, H+ हटा दो, कॉन्जुगेट बेस बना दो। अगर आपने यहां से H+ हटा दिया है और कॉन्जुगेट बेस बना दिया है तो आपका कॉन्जुगेट बेस कुछ इस तरीके से बनेगा। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और साथ में कौन बन जाएगा, H+। यही बनेगा कि नहीं बनेगा, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अगर अपन देखें तो आपका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आपके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है कौन, CO का -R। मैं ऐसे भी समझा सकता हूं, दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय द -R इफेक्ट ऑफ दिस CO ग्रुप। ऐसा नहीं समझना चाहते, ऐसा समझो, नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और रेजोनेंस देखने को मिलेगा तो नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज भी हो रहा है, और कमाल की बात यह है कि वो मोरियन से मोरियन पर जा रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर जा रहा है, अच्छी खासी स्टेबिलिटी यहां पर रहेगी। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर इस CO बॉन्ड के साथ, ध्यान से सुनना, बहुत शानदार बात है, अगर इस CO बॉन्ड के साथ कोई और रेजोनेंस करने लग जाए, इस CO बॉन्ड के साथ कोई और रेजोनेंस करने लग जाए, तो आप बताइए इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। अगर ये CO बॉन्ड नेगेटिव के अलावा किसी और के साथ भी कॉन्जुगेशन में आ गया तो फिर नेगेटिव को रेजोनेंस करने का मौका कम मिलेगा, कम मिलेगा तो स्टेबिलिटी कम आएगी रेजोनेंस से उसके अंदर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? जैसे मैं आपको वापस से क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, दोस्त इधर ध्यान दीजिए, ये नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है? अभी ये नेगेटिव चार्ज CO बॉन्ड के साथ 100% रेजोनेंस में है, क्लियर। लेकिन अगर मैंने यहां पर एक ऑक्सीजन लगाकर ये ग्रुप बना दिया, आप बताओ इस ऑक्सीजन के आने से नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ा? कम हो गई। कैसे कम हो गई? क्योंकि अब ये CO बॉन्ड केवल और केवल नेगेटिव का नहीं रह गया है, यहां से ये लोन पेयर भी रेजोनेंस करेगा, और लोन पेयर रेजोनेंस करेगा तो नेगेटिव का नंबर कम लगेगा, क्लियर। अब कभी लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, कभी नेगेटिव, हालांकि दोनों ही करेंगे, लेकिन पहले केवल नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा था तो नेगेटिव का एक्सटेंट ऑफ डिलोकलाइजेशन ज्यादा था, अब कम हो गया है। लेकिन सर इस क्वेश्चन से आप क्या समझाना चाहते हैं? दोस्त यही तो मेन पॉइंट है जो हम चीजों पर ध्यान देते ही नहीं है, और एनसीईआरटी उसको समझाने की कोशिश भी करता है कि देखो अभी तो आपने CO के साथ नेगेटिव का ही रेजोनेंस देखा है दोस्त, लेकिन 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 अगर रिंग भी रेजोनेंस में आ जाए, क्योंकि आप तो भूल चुके हैं देयर इज ऑल्सो पाई पाई कॉन्ज्यू, रिंग भी तो रेजोनेंस करेगा, और जैसे ही रिंग ने रेजोनेंस किया इसका मतलब दोस्त आपके नेगेटिव को रेजोनेंस करने का मौका कम मिलेगा। अगर इसने रेजोनेंस किया तो आप बताइए नेगेटिव को रेजोनेंस करने का मौका कम मिलेगा। हालांकि ये रेजोनेंस इतना अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको भर भर के चार्जेस दिखाई देने लगे हैं। जब नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है तो कितना चार्ज दिखाई दे रहा है? एक, देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। लेकिन जब पाई बॉन्ड ने रेजोनेंस किया तो देखो प्लस माइनस दिखाई देने लगे ना, चार्ज सेपरेशन हो गया। मतलब ये रेजोनेंस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन है तो सही ना दोस्त। तो बताओ रिंग के CO बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है या घट रही है?
घट रही है, क्योंकि इनडायरेक्टली आपका रिंग यहां पर प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है। इनडायरेक्टली आपका रिंग क्या लगा रहा है? प्लस आर। तो सर ये क्या हम पहले नहीं बता सकते थे? बता सकते थे, लेकिन आप आंखें बंद करके बैठे थे। कैसे? ये देखिए, अगर अपन बात करना चाहें, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा? करेगा। लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। अगर केवल और केवल, दोस्त ध्यान से सुनना, जो बातें हैं वो बहुत ही शानदार है। अगर केवल और केवल आपका लोन पेयर रेजोनेंस करता तो ये रेजोनेंस हमारे लिए किफायती था। क्या था? किफायती। क्यों? क्योंकि इस रेजोनेंस से ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है? पॉजिटिव। आया कि नहीं आया? और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उसका ईएन बढ़ जाना। इसका मतलब अब ये H प्लस आसानी से निकलेगा। आप सोचो, यहां से H प्लस आसानी से निकल रहा है या यहां से H प्लस आसानी से निकलेगा? ये वाला ऑक्सीजन आसानी से H प्लस देगा या ये वाला ऑक्सीजन आसानी से H प्लस देगा? पॉजिटिव चार्ज के आने से ईएन और ईएन के बनने से एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहां से H प्लस इजीली निकल जाता। तो कहता अगर केवल CO रेजोनेंस करता ना तो बढ़िया तरीके से H प्लस का यहां से निकलता, डिसोसिएशन बढ़ा देता। लेकिन कहता है ऐसा ही अकेला नहीं है, क्योंकि इसके साथ आपका कौन रेजोनेंस में है? रिंग भी। और जब रिंग रेजोनेंस करेगा ना दोस्त, तो कहता है लोन पेयर के रेजोनेंस को रोक देगा। और जब लोन पेयर का रेजोनेंस रुक जाएगा ना दोस्त, तो फिर H प्लस इतनी आसानी से नहीं हट पाएगा। क्या ये पॉइंट सही है या गलत है? बताइए, क्या ये पॉइंट सही है या गलत है कि रिंग के रेजोनेंस करने से लोन पेयर का रेजोनेंस रुका? अब आप सोचो, यहां से एक न्यूट्रल ऑक्सीजन से H प्लस हटेगा और यहां से एक पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन से H प्लस हटता, तो यहां से H प्लस की हटने की टेंडेंसी ज्यादा। तो ये आपका CO बॉन्ड माइनस आर लगाकर भी H प्लस को आसानी से हटवा रहा था, हटाने में भी मदद कर रहा था और हटने के बाद एनायन को भी स्टेबलाइज करने में मदद कर रहा है। कैसे भी आप समझा सकते हैं चीजों को। क्लियर? इसका मतलब रिंग के रेजोनेंस से आपके एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? रिंग के रेजोनेंस करने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? अरे इधर ध्यान दे, इस रिंग के रेजोनेंस करने से इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ी या घटी? क्योंकि इसने तो नेगेटिव का रेजोनेंस कम कर दिया। सही बात है। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई है? कम। अब आप बताओ, अगर मैं कुछ ऐसा जुगाड़ लगा दूं कि रिंग का रेजोनेंस होने ही ना दूं COO ग्रुप से, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? पक्का? फिर तो इस टाइप का रेजोनेंस हो ही, फिर तो इस टाइप का रेजोनेंस हो ही। और उसको एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर? कैसे करूंगा? ध्यान से सुनिए। मैंने यहां पर टिका दिए हैं बल्कि, क्या टिका दिए हैं? बल्कि ग्रुप्स। आप बताइए, बल्कि ग्रुप्स के टिकाने से देयर विल बी स्टेरिक क्राउडिंग। आप जानते हैं बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इसको घूम के प्लेन से बाहर जाना पड़ेगा। अब इस CO बॉन्ड के और बेंजीन के p ऑर्बिटल पैरेलल, अब रिंग उसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। हम तो खुद ही चाहते थे कि रिंग उसके साथ रेजोनेंस ना कर पाए। अगर रिंग ने इसके साथ रेजोनेंस नहीं किया दोस्तों, तो आपके सामने ये बन जाएगा क्या? यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर रहेगा CH3, यहां पर भी रहेगा CH3, H प्लस हटाने के बाद कॉन्जुगेट बेस। अब आप देखिए ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहां पर आपके नेगेटिव चार्ज का ही केवल रेजोनेंस है CO बॉन्ड के साथ और रिंग आपकी रेजोनेंस करेगी ही। अगर रिंग रेजोनेंस नहीं करेगी तो आपके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? पक्का? यानी कि इन ग्रुप्स ने आके वो कमाल करके दिखा दिया है जो एकदम बेहतरीन है। कहता है अब इन ग्रुप्स का नेचर मत देखो प्लीज आप, कि सर ये तो खुद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्लस H से। अरे ये प्लस H से इलेक्ट्रॉन दे भी देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन CO तक तो नहीं पहुंचेंगे ना। तो कहता है इसका डोनेटिंग नेचर इग्नोर करो। इसने ऐसा काम किया है कि आपके COOH ग्रुप को रिपल्सन के थ्रू रिंग के प्लेन से बाहर भेज दिया है। अब रिंग का और इसका रेजोनेंस ब्रेक। अब अगर इस CO बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा तो केवल और केवल नेगेटिव। इसका मतलब आप गौर से देखिए, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो ये वाली ही बनेगी। अब ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ही नहीं। तो अगर मुझसे पूछे इस कॉन्जुगेट बेस और इस कॉन्जुगेट बेस में से बताइए कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला। R ही डिसाइड कर रहा है। क्या यहां CO का 100% माइनस R है नेगेटिव पर? क्या यहां CO का 100% रेजोनेंस है? जी हां।
कहता है ये ज्यादा स्टेबल है और ये आपका कम स्टेबल है, तो इसीलिए कहता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं ये काम तो केवल कहां से हो सकता है? ऑर्थो से। अगर मैं ये ग्रुप मेटा पर या पैरा पर लगाऊं तो ये काम नहीं कर पाएगा। अभी ध्यान से सुनना, आप गलत इंटरप्रेट करने लग गए हैं चीजों को अभी से। दिस इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। दिस इज नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट की एक एक्सप्लेनेशन है, ये ऑर्थो इफेक्ट की मात्र एक एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तो एक तरीके से समझाया है कि इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। कहता है रीजन चाहे जो भी हो, रीजन क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलेगा, पर आंसर यही आएगा। ये जबरदस्त पॉइंट होती है। कई बार जब रूल आते हैं ना, तो रूल का मतलब है कि रिजल्ट ऐसा ही आएगा, आपके एक्सप्लेनेशन चाहे जो भी हो जाए। तो यही लिखा है मैंने नोट लगाकर इसके बाद, ऑर्थो इफेक्ट इज नॉट जस्ट ए स्टेरिक इफेक्ट। अभी अपने दिमाग में ये मत सोच लेना कि ऑर्थो इफेक्ट बस SIR की वजह से ही होता है। आपको मैंने बोला है कि ऑर्थो पर बस ग्रुप लगा होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल इन साइज हो या लार्ज इन साइज हो, कोई फर्क पड़ने वाला, बस ऑर्थो पर ग्रुप आया है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। सिंपल सी बात है, चाहे जो भी रीजन हो। ये उन रीजन्स में से एक रीजन है, यही मात्र एक रीजन नहीं है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए, तो आप अगर नोट करेंगे तो केवल इधर वाला नोट कर लें, इसमें आपको कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझा रहा था, आपको कॉन्जुगेट बेस से अब बेटर समझ में आ गया है कि ऑर्थो पर बल की ग्रुप आने से उन्होंने रिंग का रेजोनेंस ब्रेक कर दिया है, और रिंग रेजोनेंस करके आपके कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रहा था या डिस्टेबलाइज? डिस्टेबलाइज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के रेजोनेंस को कम कर रहा था। जल्दी से जल्दी सुलटा देंगे। क्लियर? बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्या मात्र एक ही रूल है ऑर्थो इफेक्ट का? नो। क्या ऑर्थो इफेक्ट SIR से ही लगता है? नहीं। SIR इज वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन, SIR इज नॉट द ओनली एक्सप्लेनेशन। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। फिनोल पर तो नहीं लगा दोगे, केवल बेंजोइक एसिड। इवन हम एनिलीन में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि NCERT में कोई बातें नहीं।